हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत सेल। आज का टॉपिक बिल्कुल अलग, विद्युत सेल। यानी विद्युत सेल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या विशेषता हो सकती हैं, वो सारी बातें हम यहां पे जानने वाले हैं। ओके, तो पहले विद्युत सेल। डिफाइन कैसे करें, डेफिनेशन देनी है विद्युत सेल की। वह युक्ति जो किसी विद्युत परिपथ में रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा आवेश के प्रवाह को सतत बनाए रखती है। यानी आवेश का प्रवाह मतलब विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा के प्रवाह को सतत बनाए रखती है, क्या कहलाती है, विद्युत सेल कहलाती है। वह युक्ति जो किसी विद्युत परिपथ में रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा आवेश के प्रवाह को सतत बनाए रखती है या विद्युत धारा के प्रवाह को सतत बनाए रखती है, विद्युत सेल कहलाती है। उसको कहेंगे विद्युत सेल। ठीक है, अब विद्युत सेल क्या होता है, तो आप कहेंगे यहां पे मान लो कोई पात्र, ये तो कोई पात्र, और इसमें भर दिया कोई विलयन, ये मैंने विलयन भर दिया, और इसमें दो धातु की छड़, ये धातु की दो छड़ मैंने इसमें डाल दिया। एक धातु की छड़ तो ये वाली है और दूसरी धातु की छड़ ये वाली है। तो धातु की छड़ को कहते हैं आप इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। धातु की छड़ को नाम देंगे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। ओके, और ये जो विलयन है इसको कहते हैं विद्युत अपघट्य। ये विद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है, ये सेल अब क्या होगा, जैसे आपने छड़ डाली तो इसमें यहां पर जो विद्युत अपघट्य है इसका आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण होने का मतलब कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बन जाते हैं। तो पॉजिटिव आयन तो एक तरफ चलने लगते हैं और नेगेटिव आयन दूसरी तरफ चलने लग जाते हैं। एक तरफ पॉजिटिव आयन मूव करेंगे, दूसरी तरफ नेगेटिव आयन मूव करेंगे। तो यहां पर ये एक इलेक्ट्रोड बन जाता है पॉजिटिव, मैंने मान लिया ये वाला पॉजिटिव बन गया, और दूसरा इलेक्ट्रोड बन जाता है नेगेटिव। एक इलेक्ट्रोड कैसा बन गया, पॉजिटिव, और दूसरा नेगेटिव। आयनों के एकत्रित होने के कारण से एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन गया और दूसरा नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब अगर आप इन इलेक्ट्रोडों के बीच में कोई बाह्य परिपथ जोड़ दोगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, आवेश का सतत प्रवाह होने लगेगा। ये कहलाता है विद्युत सेल, इसको कहेंगे विद्युत सेल। ठीक है, जहां पे ये धनात्मक इलेक्ट्रोड बनाए पॉजिटिव, इसको कहते हैं एनोड। एनोड, ये एनोड होता है, और जहां पर नेगेटिव है इसको कहते हैं कैथोड, ये कैथोड होता है। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं और नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं। ये तो बन गया हमारे पास विद्युत सेल। अब आता है सेल कितने प्रकार का होता है, तो सेल को आप दो प्रकार से, आपने कहा विद्युत सेल, विद्युत सेल तो प्रकार में बांटेंगे तो दो प्रकार से। एक तो कहते हैं प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, और दूसरा कहते हैं द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल। एक प्राथमिक सेल है और दूसरा द्वितीयक सेल है। ये सेल के प्रकार हो गए। अब प्राथमिक सेल किसको कहते हैं, प्राथमिक सेल वो होते हैं जो एक बार उपयोग में आने के बाद दोबारा से उपयोग में नहीं आएंगे, उनको कहते हैं प्राथमिक सेल। यानी एक उपयोग में आ गए और फेंक दिए, यूज एंड थ्रो, यूज किया और थ्रो कर दिया, फेंक दिया। तो वो वाले सेल तो कैसे होते हैं, प्राथमिक सेल। जैसे घड़ी में जो सेल डालते हो, या टॉर्च में या रेडियो में जो सेल डाले जाते हैं, ये कैसे होते हैं, प्राथमिक सेल। इनको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ये तो होते हैं प्राथमिक सेल। अब द्वितीयक सेल,
दूसरा द्वितीयक सेल लिखा है। तो द्वितीयक सेल कौन से होते हैं? जो एक बार उपयोग में आने के बाद वापस दोबारा से भी यूज करने लायक बनाए जा सकते हैं, बार बार यूज किए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं द्वितीयक सेल। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मोबाइल की बैटरी। मोबाइल की बैटरी एक बार यूज की, डिश हो जाती है, फिर से चार्जर में लगा दिया आपने, चार्ज कर दिया, फिर से यूज कर लेते हो। मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, सब कैसे हैं ये रिचार्जेबल जितने भी सेल होंगे जो चार्ज किए जा सकते हैं, उन सबको क्या बोलोगे? द्वितीयक सेल। वो द्वितीयक सेल होते हैं। ओके, तो ये तो हुआ सेल के प्रकार, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल की बात। ठीक है, अब हमें बात करनी थी सेल से संबंधित कुछ एक परिभाषाएं, कुछ बातें, कुछ परिभाषा जानेंगे। तो यहां पे नंबर 1 सेल से संबंधित बात कर रहे हैं हम, तो विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, एक तो हमें परिभाषा पढ़नी है विद्युत वाहक बल की। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो बड़ी आसान सी परिभाषा होती है, एकदम सिंपल सी परिभाषा होती है विद्युत वाहक बल के लिए। पहले तो आप कहेंगे कि विद्युत वाहक बल किसी सेल का अभिलाक्षणिक गुण होता है। क्या बोला मैंने? किसी सेल का अभिलाक्षणिक गुण होता है। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब कि अगर सेल है तो उसमें विद्युत वाहक बल भी होगा। अब ये विद्युत वाहक बल किस बात पर निर्भर करता है? तो आप कहेंगे कि ये जो विद्युत वाहक बल होता है सेल का, ये एक तो प्लेटों पर, जो धातु की प्लेटें आपने यूज की हैं, इन प्लेटों पर, और दूसरा ये विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, इन दो बातों पर निर्भर करता है। विद्युत वाहक बल का मान प्लेटों पर, कितनी प्लेटें? प्लेटों पर, और दूसरा ये विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। आप ये नहीं सोचे कि विद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर करता है, नहीं। विद्युत वाहक बल का मान विद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, कम डाला है ज्यादा डाला है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, किसका बना हुआ है विद्युत अपघट्य, इस बात पर निर्भर करेगा, मात्रा पर निर्भर नहीं करता। विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ओके, एक बात तो ये हो गई। दूसरी, ये विद्युत अपघट्य यहां पर हमने जो लिए प्लेटें, इन प्लेटों की बीच की दूरी कितनी है, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा। प्लेट यहां पे हमने किसके लिए, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। प्लेटों की मैंने बोला संख्या, प्रकृति, इन बातों पर तो निर्भर करता है। प्लेटों के मध्य की दूरी पर निर्भर नहीं करता। प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, कितना भाग उसका डूबा हुआ है, कितना बाहर है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो यहां पर विद्युत वाहक बल का मान किस बात पर निर्भर कर रहा है? एक तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, और दूसरा प्लेटों की संख्या पर, प्लेटों की प्रकृति पर, इस बात पर निर्भर करता है। तो ये तो हुआ विद्युत वाहक बल। हमें तो परिभाषा दे दी थी विद्युत वाहक बल की, तो नाम से लग रहा है विद्युत वाहक बल, एक्चुअल में ये कोई बल नहीं है। विद्युत वाहक बल, बल लिखा है ना पीछे से, बल नहीं है, बल नहीं है, बल नहीं कहेंगे आप इसे। तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे आप इसे? तो बड़ी एक आसान सी परिभाषा, बहुत सुंदर सी एक आसान परिभाषा, कि जब सेल खुले परिपथ में होता है। कैसे परिपथ में? खुले परिपथ में। अब खुले परिपथ का मतलब क्या है? कि जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो। अब यहां पे जैसे कि बाहर से कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, तो अब इस स्थिति में अगर मैं इनके बीच में विभवांतर मापूं, प्लेटों के बीच में, इलेक्ट्रोडों के बीच में अगर विभवांतर का मापन करूं, तो जो विभवांतर आएगा उसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल। जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, तब सेल की प्लेटों के मध्य विभवांतर या इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। उसको विद्युत वाहक बल कहेंगे। इसका मतलब खुले परिपथ में लेना है आपको, ये खुले परिपथ में। ओके, खुले परिपथ में यहां पर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो, खुले परिपथ का मतलब, तो यहां पर जो विभवांतर आएगा उसी को विद्युत वाहक बल कहेंगे। और विद्युत वाहक बल का सिंबल ऐसा बनाते हैं, ई बोलते हैं, तो ये बना दिया मैंने। ये विद्युत वाहक बल हो गया खुले परिपथ के लिए। ठीक है, ये तो हुआ एक परिभाषा। अगर मैथमेटिकल परिभाषा देनी हो तो
ये तो हमें याद हो गई कि जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा प्रवाहित नहीं होती है तब सेल की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब मैथमेटिकल परिभाषा, तो मैथमेटिकल परिभाषा बड़ी आसान सी है, एकदम सिंपल सी है। क्या बोलेंगे आप? कहेंगे कि सेल सहित पूर्ण परिपथ में, सेल का जो सिंबल है एस बनाते हैं, ये सेल का सिंबल है, सेल का सिंबल है ना? एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है। ये मैंने इसको किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया है, ये की और यहां पे मैंने ये प्रतिरोध आर ले लिया और मैंने इससे इसको जोड़ दिया, ये लीजिए ये आर है, ठीक है। तो यहां पर ये की तो धारा प्रवाहित होती है, आपको मालूम है, ये लो ये धारा प्रवाहित होती है। यहां पर जो विद्युत वाहक बल है उसको ई से रिप्रेजेंट कर दिया, ये बाह्य परिपथ ए और बी से दर्शा दिया, ये ए और बी है, ठीक है। तो अगर मान लो इसी रूप में मैं बना दूं तो यहां से ऐसे बनाऊंगा, ये जोड़ दिया, ये बना दिया, ये लो ये जुड़ गया, ठीक है। तो क्या होगा? अब आप कहेंगे सेल सहित पूर्ण परिपथ में, सेल सहित पूर्ण परिपथ मतलब सेल के अंदर भी, सेल के अंदर भी, सेल सहित बोला मैंने, सेल के बाहर नहीं, सेल के अंदर भी, सेल सहित पूर्ण परिपथ में एकांक आवेश प्रवाहित करने में, एकांक आवेश प्रवाहित करने में बैटरी या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल की विद्युत वाहक बल के तुल्य होती है या विद्युत वाहक बल कहलाती है। फिर से सुने, एकांक आवेश प्रवाहित करने में, कहां पर प्रवाहित करना है? सेल सहित पूर्ण परिपथ में, पूर्ण परिपथ में यहां से शुरू करेंगे और यहां से शुरू करते हुए ऐसे प्रवाहित करते हुए यहां तक आ गए और फिर इसके अंदर भी वापस यहीं पे आ गए। पूर्ण परिपथ उसको कहते हैं जहां से चले वहीं पे वापस आ जाए, वो पूर्ण परिपथ होता है। तो मैंने कहा कि सेल सहित पूर्ण परिपथ में एकांक आवेश प्रवाहित करने में, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत वाहक बल कहलाती है। विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू W टोटल अपॉन Q। मान लिया मैंने कि Q आवेश को प्रवाहित करने में, यहां पे Q आवेश प्रवाहित किया और W टोटल कार्य करना पड़ा या कुल ऊर्जा जो थी वो WT है, तो ये विद्युत वाहक बल का मान होगा WT अपॉन Q, ये मान होगा। ओके, तो ये तो हुआ मैथमेटिकल परिभाषा इसकी, ठीक है। अगर इसका मात्रक बनाना पड़े तो आप कहेंगे जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को क्या कह सकते हैं आप? वोल्ट। जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। और राशि कैसी होती है? ये अदिश, अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश, अदिश राशि है। तो ये हो गई यहाँ पे विद्युत वाहक बल की परिभाषा कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो अब बात करेंगे दूसरी परिभाषा पे, और दूसरी परिभाषा क्या आती है हमारी? वो आती है टर्मिनल वोल्टा, टर्मिनल वोल्टा। ये टर्मिनल वोल्टा वही से रिप्रेजेंट करेंगे, विभवांतर नहीं कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, विभवांतर। तो विभवांतर की परिभाषा क्या बनेगी? तो मैंने जैसे खुले और बंद की बात कर रहा था, खुले परिपथ में, तो ऐसे यहां पर अगर आपको परिभाषा देनी हो टर्मिनल वोल्टा की, तो आप बोलेंगे कि जब सेल बंद परिपथ में होता है। कैसे परिपथ में? बंद परिपथ में। इसका मतलब जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो, जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो, अब ये धारा प्रवाहित हो रही है, ये वाली धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो सेल के टर्मिनलों के मध्य या इलेक्ट्रोडों के मध्य या प्लेटों के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टा कहलाता है। तो यहां पे कह दो, यहां पे विभवांतर जो आएगा उसे टर्मिनल वोल्टा कहेंगे। क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टा, वो टर्मिनल वोल्टा या विभवांतर एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर जब सेल बंद परिपथ में होता है या सेल से धारा प्रवाहित होती है तो सेल के टर्मिनलों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टा। टर्मिनल वोल्टा को V से रिप्रेजेंट करेंगे, V, और V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR, ये टर्मिनल वोल्टा होती है, ठीक है। अगर आपको इसकी मैथमेटिकल परिभाषा देनी पड़े, गणितीय परिभाषा देनी पड़े, तो क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टा की गणितीय परिभाषा देनी है तो कैसे बताएंगे? तो गणितीय परिभाषा में बोलेंगे एकांक आवेश को सेल रहित, पहले मैंने बोला था सेल सहित, अब क्या बोला? सेल रहित
तो सेल रहित का मतलब सेल के बाहर केवल, सेल को छोड़ दो, केवल सेल के बाहर मतलब ए से बी तक, यहां से यहां तक, या यहां से शुरू करें और केवल यहां तक, अंदर नहीं जाना है। तो सेल रहित परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में या सेल के बाहर परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य या बैटरी द्वारा किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? टर्मिनल वोल्टा। अब केवल बाह्य परिपथ में आवेश को प्रवाहित करना है। ओके, तो मान लिया कि क्यू आवेश प्रवाहित करने में बाह्य परिपथ में जो कार्य करना पड़ा वो W एक्सटर्नल है। W एक्सटर्नल कितना कार्य करना पड़ा ये मैंने लिख दिया, W एक्सटर्नल बाह्य परिपथ है ना, तो बाह्य परिपथ के लिए एक्सटर्नल लिख दिया। ठीक है, क्यू आवेश प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ा, तो टर्मिनल वोल्टा V बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q। तब यह यहां पे W टोटल था, कुल था, यहां पे W एक्सटर्नल अपॉन Q यह है। ठीक है, अगर यहां से इसका हमें मात्रक बनाना पड़े तो जूल पर कूलम या वोल्ट। अरे भाई दोनों एक ही तो हैं, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टा। ये पूरे कुल परिपथ में, संपूर्ण परिपथ में, और ये केवल बाह्य परिपथ में, यही तो अंतर है। तो ये तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टा की परिभाषा बन गई। ये भी अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। ये भी अदिश राशि है। ठीक है, अब बात आती है तीसरा, थर्ड डेफिनेशन एक और आती है, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करना है, स्मॉल आर से व्यक्त करेंगे। ये आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो क्या परिभाषा बनेगी? बहुत आसान सी परिभाषा है। जब हम सेल से धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है कि सेल से धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल के बाहर धारा प्रवाहित होती है, ये ऐसे प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे धारा प्रवाहित होती है प्लस से माइनस की तरफ, और सेल के भीतर भी धारा प्रवाहित होती है, किस डायरेक्शन में? माइनस से प्लस की तरफ। यहां से इधर जा रही है, अनुमान लगा, ये धारा प्रवाह की दिशा है। ठीक है, तो जब सेल के भीतर धारा प्रवाहित होती है तो सेल का जो विद्युत अपघट्य होता है वो धारा प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या आवेश प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध आर से व्यक्त करेंगे। ये आर होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आर कहेंगे आपसे। ठीक है, ये आर हो गया। अब बात आती है यहां पे ये आंतरिक प्रतिरोध कौन कौन से तथ्यों पर निर्भर करता है, आर का मान कौन कौन सी राशियों पर निर्भर करता है। तो बड़ा आसान सा है, एकदम सिंपल सा। आप देखेंगे R इज इक्वल टू, आर की निर्भरता बतानी है तो CID अपॉन 80, ये मैंने लिख दिया CID अपॉन 80। इस फॉर्मूला से आप याद कर लो कि ये कौन कौन से तथ्यों पर निर्भर करता है, कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है। R इज इक्वल टू CID अपॉन 80। अब इनका मीनिंग क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? C का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, C का मतलब सांद्रता, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एक तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है। दूसरा मैंने लिखा है I का मतलब सेल से ली जाने वाली धारा पर, सेल से जो धारा प्रवाहित हो रही है इस धारा पर निर्भर करता है, सेल से ली जाने वाली धारा पर I पर निर्भर करता है। D का मतलब डिस्टेंस कौन सी? दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। तो सेल में जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी मध्य की दूरी पर निर्भर करता है, D पर निर्भर करता है। D मींस डिस्टेंस, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। और A मींस होता है एरिया। कौन सा एरिया, कौन सा क्षेत्रफल? विद्युत अपघट्य में डूबे इस इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है इस पर, विद्युत अपघट्य में जो डूबा हुआ है, पूरा में ऊपर से कोई लेना देना नहीं, विद्युत अपघट्य में जो अंदर डूबा हुआ है इसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। और एक और लिया T का मतलब ताप,
टेम्परेचर, ठीक है, मतलब ताप। तो ताप पर भी निर्भर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि CID को ऊपर 80 को नीचे ऐसे क्यों लिखा है, ये क्या तरीका है? तो आप याद रखेंगे CID जो ऊपर लिखा हुआ है उनके समानुपाती और जो नीचे लिखा है उनके व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर समानुपाती मतलब C का मान ज्यादा होगा तो R ज्यादा आएगा, I का मान ज्यादा होगा तो R ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होगी, डिस्टेंस D ज्यादा होगी तो R ज्यादा होगा, समानुपाती है। और नीचे ये व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब हुआ A का मान ज्यादा होने पर R का मान कम होगा, ताप ज्यादा होने पर R का मान कम होगा, ये मतलब है। समझ में आ गई? तो यहां पे आप देंगे CID और AD से आप आंतरिक प्रतिरोध को याद कर सकते हैं कि कौन कौन से तथ्यों पर ये निर्भर करता है। क्लियर? यहां पे देंगे ये इनके समानुपाती और इनके व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो यहां पे ये तो हुआ कि ये आंतरिक प्रतिरोध कौन कौन से तथ्यों पर निर्भर कर रहा है। आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक की बात आए तो वही O प्रतिरोध, तो कोई सा भी हो O में, ठीक है। अब इनमें जो हमने पढ़ा विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टा, आंतरिक प्रतिरोध, इनमें आपस में संबंध, इनमें आपस में रिलेशन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसान सा है। देखते हैं जरा कैसे करेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टा और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो सेल की विद्युत वाहक बल कोमा टर्मिनल वोल्टा तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, शॉर्ट में लिखूं तो E, V एंड R में रिलेशन, इनमें आपस में संबंध। E का मतलब विद्युत वाहक बल, V का मतलब टर्मिनल वोल्टा और R का मतलब आंतरिक प्रतिरोध। मैंने क्या किया, यहां पर एक परिपथ बना दिया, ये लीजिए, ये A और ये B, R इसका प्रतिरोध, सेल से जोड़ दिया, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, K प्लस माइनस R, ये पूरा सेल। ओके, विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R। अब यहां से हमने की को ऑन किया तो धारा प्रवाह होना शुरू हो गया, I धारा यहां पर प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर विभवांतर कितना आएगा, टर्मिनल वोल्टता कितनी आएगी, V इक्वल टू IR, जानते हैं आप ओम के नियम से, V इक्वल टू IR। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि इसमें T समय तक धारा प्रवाहित होती है, T समय तक धारा प्रवाहित होती है, तो T समय में प्रवाहित आवेश, तो आवेश के बराबर होगा IT, पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। अब आप कहेंगे क्यों आवेश को प्रवाहित करने में, पूरे परिपथ में प्रवाहित करना है, तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी होगी, टोटल ऊर्जा कितनी होगी, तो आप कहेंगे क्यों आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा ये सेल द्वारा किया गया कार्य भी कह सकते हो, तो टोटल होगा W टोटल इज इक्वल टू E इंटू क्यू, E इंटू क्यू, अभी भी पढ़ा था E इज इक्वल टू W टी अपॉन क्यू, परिभाषा में पढ़ा था, तो वही बात यहां पे, ठीक है, ये परिभाषा में लिखा था E इज इक्वल टू W टी अपॉन क्यू, तो Q को अगर मैं ले आऊंगा तो W टी का मान आ जाएगा नहीं, और V टर्मिनल वोल्टा के पढ़ा था W एक्सटर्नल अपॉन Q, ये पढ़ा था, तो अगर W एक्सटर्नल चाहिए तो इस पे इधर ले आऊंगा, हाँ या ना, तो यहां पर तो आ गया नंबर 2 दे दिया। अब आप कहिए
कि क्यू आवेश को ए से बी तक केवल बाह्य परिपथ में प्रवाहित कर रहे हैं, तो आप कहेंगे क्यू आवेश प्रवाहित करने में बाह्य परिपथ में किया गया कार्य यहां पे तो पूरे परिपथ में था, पूर्ण परिपथ में, और यहां पे केवल बाह्य परिपथ में, तो क्या बोलेंगे W एक्सटर्नल इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ये रहा बाह्य परिपथ के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जब हम यहां पर धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आंतरिक प्रतिरोध है, इसके संगत भी विभवांतर आएगा, तो मैंने मान लिया कि आंतरिक प्रतिरोध के संगत विभवांतर V डैश है। धारा प्रवाहित करने पर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r की संगत उत्पन्न विभवांतर V डैश हो, तो क्या मान लिया मैंने V डैश मैंने माना है, तो V डैश का मान अगर कभी पूछा जाए आपसे तो V डैश का मान बता दोगे, V डैश इज इक्वल टू IR, ये होगा जो अपने V डैश माना है उसका मान। तो यहां पर V डैश, तो अब इस स्थिति में सेल के अंदर कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे क्यू आवेश सेल के भीतर प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो अब तो अंदर है, कुछ नहीं लिख दिया मैंने, इंटरनल आंतरिक इज इक्वल टू V डैश इंटू क्यू। ठीक है, ये नंबर 4। ये कैसे आया, अरे भाई जब बाहर वाले में निकाल रहे हो W एक्सटर्नल अपॉन क्यू, तो अंदर वाले में W इंटरनल अपॉन क्यू हो जाएगा, और W इंटरनल अपॉन क्यू, तो W इंटरनल तो V डैश है, तो V डैश इंटू क्यू। ठीक, अब V डैश को हमने माना है, V डैश का मान तो IR है, तो आप इसका V डैश का मान भी लगा सकते हो यहां पे चाहो तो यहां पे ये लिख सकते हो, या W इंटरनल इज इक्वल टू IR इंटू क्यू, क्योंकि मान हमने माना था इसलिए IR को तो दे दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आ गया। अब कहेंगे ऊर्जा संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या है ऊर्जा संरक्षण नियम, W टोटल कुल ऊर्जा बराबर W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, बाह्य ऊर्जा प्लस आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे W टोटल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। ठीक है, W टोटल कितना है E इंटू क्यू इज इक्वल टू W एक्सटर्नल कितना है V इंटू क्यू प्लस और W इंटरनल IR इंटू क्यू, क्यू को कॉमन ले लो और विदा कर दो, तो V प्लस IR इंटू क्यू, ये विदाई हो गई, तो E इज इक्वल टू ना आ गया V प्लस IR, ऐसे आएगा, या इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, यार तो टर्मिनल मूलता का टर्म्स निकालना चाहो वैसे लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो, ये रिलेशन आ गया आपके पास, तो ये E V और R में रिलेशन आ गया आपके पास। ठीक है, इसमें तो हम क्या कर रहे थे, सेल से धारा प्रवाहित कर रहे थे, सेल से धारा प्रवाहित की जा रही है। अब जो एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है वो क्या, कि यदि याद रखना है आपको अलग से, क्या कह रहा हूं मैं, यदि सेल आवेशित हो, आवेशित किया जा रहा हो, या सेल में धारा प्रवाहित की जा रही हो,
तो अब लालाओ सुनो ध्यान से, सेल से और सेल में दो अलग अलग बातें। जब सेल से धारा प्रोवाइड करते हो, सेल से ऐसे सेल से धारा प्रोवाइड हो रही है तो इसको बोलते हैं निरावेशन। क्या बोलते हैं? निरावेशन। ये जो हमने बात की है निरावेशन की बात की है, आवेशन नहीं हो रहा, ये निरावेशन होता है, इसको निरावेशन कहते हैं। निरावेशन, ये सेल का निरावेशन, जिसको इंग्लिश में डिस्चार्ज। अरे भाई जब मोबाइल को यूज करते हो तो बैटरी कम हो जाती है ना, उसको कहते हैं डिस्चार्ज। जब सेल से धारा प्रोवाइड की जाती है तो उसको निरावेशन कहा जाता है। तो निरावेशन के समय में तो ये आ गया आपके पास रिलेशन। और जब सेल को आवेशित कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, मोबाइल को लगा दिया, बैटरी चार्ज कर रहे हो आप, तो जब चार्ज करते हो तो धारा की दिशा उल्टी हो जाती है। अब धारा पॉजिटिव सिरे से सेल में अंदर एंटर करती है और नेगेटिव से बाहर निकलती है। अब धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी, तो धारा की दिशा जब रिवर्स हो गई, विपरीत हो गई, तो आई के स्थान पर माइनस आई लेंगे। क्या लेंगे? माइनस आई। हो तो आई के स्थान पर माइनस आई प्रयुक्त होगा, ठीक है, तब माइनस आई प्रयुक्त होगा। तो आपके पास जो समीकरण है ये, इसको कह दो 5 नंबर। तब समीकरण 5 से क्या होगा? तो यहां पे लगाओ v इज इक्वल टू ई माइनस माइनस आई, आई की जगह पर माइनस आई लगाना है, ठीक है। तो जब माइनस आई लगाओगे माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस, तो v इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, तब ये रिलेशन बनेगा। या इसको कह सकते हैं e इज इक्वल टू v माइनस आई आर, ये भी कह सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? आवेशन, चार्जिंग, आवेशन। तो आवेशन के समय पे यहां पे क्या बोलेंगे? अब कौन बड़ा दिखा है आपको? v बड़ा है e से, तो आप कहेंगे v इज ग्रेटर देन e। कब? आवेशन के समय पर। आवेशन के समय पर तो ये होता है कि v का मान e से बड़ा होता है। और निरावेशन जब आपने किया था, निरावेशन इसकी बात करें तो कौन बड़ा है? v प्लस आई आर क्या है? e बड़ा है। तो निरावेशन के समय पर तो आप ये e इज ग्रेटर देन v। कब? निरावेशन के समय पर। जब निरावेशन होता है तब ये होगा। निरावेशन के समय पर e बड़ा होगा। जब e बराबर v प्लस आई आर तो e बड़ा हुआ, v छोटा हुआ, प्लस करके आ रहा। और यहां पर जब आपने लिया आवेशन, चार्ज कर रहे हो, तो चार्ज करते हो तो सेल में धारा जाती है, सेल से नहीं जाती, सेल में जाती है, अंदर जाती है। तो सेल के अंदर जाएगी तभी तो स्टोर होगी, तभी तो इकट्ठी होगी, तभी तो चार्ज होगा सेल। और चार्ज होगा तो आई की जगह पे क्या लगाएंगे आप? माइनस आई। आई के स्थान पर माइनस आई प्रयोग करेंगे तो समीकरण 5 में लगा दो। ये जो समीकरण 5 है, यहां पे जब माइनस लगाओगे तो ये रिलेशन आएगा आपके पास। ये आपके पास हो गया ई वी और आर में संबंध। ओके, अब हम बात करेंगे इसकी अलग अलग स्थितियां। तो देखो, अब देखेंगे जब सेल बंद परिपथ में सेल से धारा प्रवाहित हो रही है, यानी सेल का निरावेशन हो रहा है, तो नंबर 1 सेल की निरावेशन में या बंद परिपथ में, बंद परिपथ का मतलब जानते हो, धारा प्रवाहित हो रही है तब उस कंडीशन में। तो नंबर 1 प्रतिरोध कैपिटल आर की संगत विभवांतर, क्या बोलेंगे? V इक्वल टू आई आर, ये होगा, ठीक है। नंबर 2 आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की संगत विभव पतन, विभव पतन निकालना है तो बोलेंगे आई स्मॉल आर। आप सोच रहे होंगे इसको विभवांतर, इसको विभव पतन, इसको भी विभवांतर कह सकते हैं। विभव पतन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विद्युत वाहक बल के मान को घटा देता है, रिड्यूस कर देता है। देख रहे थे आप, यहाँ पर V इज इक्वल टू लिखें तो E माइनस आई आर विभव के पतन को घटा देता है, पतन करता ही, इसलिए नाम आ जाता है विभव पतन। घटाता है, वो कम करता है मान को, इसीलिए।
तो यहाँ पे विभवांतर भी कहा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आ गया आंतरिक प्रतिरोध की संगत, ये आ गया। अगर धारा निकालनी पड़े परिपथ में धारा, तो कैसे निकालेंगे? ये रिलेशन था आपके पास, तो यहां पे क्या करूंगा, E इज इक्वल टू V प्लस IR, ये लिखा था। V का मान आपके पास IR मान लगा दो, तो आप कह सकते हैं या E इज इक्वल टू I कैपिटल R प्लस IR, I को बना रहा है तो E इज इक्वल टू I और R प्लस R, ये हो गया। अगर मेरे को धारा चाहिए तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध से निकालेंगे ये प्रवाहित धारा का मान, ये प्रवाहित धारा होगी। ठीक है, अब अगर मान लो आंतरिक प्रतिरोध निकालना पड़े, आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? स्मॉल r निकालना है तो यहीं से निकालो। देखो आप कहेंगे आई आर इज इक्वल टू ये, तो E माइनस वी, ये V को मैं इधर ले आया तो बन गया आई आर इज इक्वल टू E माइनस वी। तो R चाहिए मेरे को, तो E माइनस वी अपॉन आई, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। इसी में या आप ये भी कह सकते हैं E माइनस वी अपॉन आई का मान होता है V अपॉन R, तो V और R आ गया ऊपर। दूसरा फॉर्मूला ये बन सकता है, ये हो गया आपके पास आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, आंतरिक प्रतिरोध से निकालेंगे। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध की गणना यहां से करनी है। ये अगर हमें शक्ति निकालनी पड़े, शक्ति क्षय या शक्ति का स्थानांतरण, तो कैसे निकालेंगे? पावर लॉस, एक्सटर्नल सर्किट, तो नंबर 5 शक्ति क्षय, शक्ति क्षय तो आपके पास होता है P इज इक्वल टू VI, एक फॉर्मूला दे होता है। दूसरा इसी को कह सकते हैं I स्क्वायर R, और तीसरा कह सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R, ये शक्ति के लिए होता है फॉर्मूला आपके पास। ठीक है, प्रतिरोध की संगत शक्ति क्षय, शक्ति व्यय इस निकालेंगे। अब I का मान तो आपके पास पता है, ये वाला मान है, तो यहां पे लगा सकते हो। तो आप ये भी कह सकते हो या P इज इक्वल टू आई का मान E अपॉन R प्लस R होल स्क्वायर और इनटू में R, ये आ सकता है। तो ये शक्ति क्षय हो गया। यदि यहां पे कहूं मैं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो, तो स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो जाए, तो क्या करोगे? तो यहां पे कहेंगे P इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन ये R प्लस R 2R हो जाएगा, तो 2R का स्क्वायर करूंगा तो 4R स्क्वायर इंटू R, R से R, तो यहां पे आ गया P इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 4R, ये आ जाएगा। इसको बोलते हैं अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय, इसको कहा जाता है अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय, इसको कहते हैं अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय, ये कहलाती है। ओके, तो ये तो हो गया आपके पास यहां पे कि जब सेल बंद परिपथ होता है तो कैसे गणना है आपको करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।